नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। वैसे तो देखो, इंडिया एक एग्रीकल्चर पावर हाउस है। बहुत सारी चीज़ें जैसे दूध, मैंगो, बनाना, पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा इंडिया में ही प्रोड्यूस होती हैं। और काफ़ी सारे ऐसे सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनके मामले में इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बट अगर देखो हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें, इंडिया ने पिछले कुछ सालों से अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया है। कहने का मतलब ये है, इंडिया का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में, बट इंडिया ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट काफ़ी कम किया है। अभी फ़िलहाल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया 10वें स्थान पर है। और ये छोटे छोटे देश हैं, फॉर एग्जांपल बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड, जितनी वैल्यू का हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा वैल्यू का ये छोटे छोटे देश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे सरकार काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हाल ही में लेके आई है आत्मनिर्भर अभियान के तहत। काफ़ी बार हमने इनको डिस्कस भी किया है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अमेंडमेंट के लिए ऑर्डिनेंस लेके आई है सरकार। अब सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ऑनियंस, पोटैटोज, इनके लिए जो पहले स्टॉक लिमिट हुआ करती थी कि इंडिविजुअल्स इससे ज़्यादा इन कमोडिटीज़ को स्टोर करके नहीं रख सकते, अब वो लिमिट हटा दी गई है। तो प्राइवेट एंटिटीज़ इन्वेस्ट करेंगी इन कमोडिटीज़ को स्टोर करने में, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो एक्सपोर्ट भी इससे बूस्ट होगा। इसके अलावा एपीएमसी एक्ट में भी बदलाव किया गया है। अब किसानों को मैंडेटरीली अपनी फसल एपीएमसी मंडीज़ में बेचने की आवश्यकता नहीं है। वो मंडी से बाहर जहां बेचना चाहे वहां बेच सकते हैं। 1 लाख करोड़ सरकार ने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एलोकेट किए हैं आत्मनिर्भर अभियान के तहत। बट देखो, क्वेश्चन ये उठता है, ये जो रिफॉर्म्स सरकार लेकर आई है, क्या ये सफिशिएंट है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए? इसका आंसर है नो। सिर्फ इन रिफॉर्म्स की सहायता से हम हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बूस्ट करना है तो हमें प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लानी होगी, हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी होगी। देखो, 2009-10 में हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था $17.82 बिलियन, जो कि 2013-14 में बढ़ के हो गया $42.51 बिलियन और 2019-20 में फिर से घटकर पहुंच गया $33 बिलियन तक। अगर देखो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अच्छा परफॉर्म करता है तो इसके काफ़ी सारे फायदे होते हैं। किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलते हैं। हमारा वैसे भी लक्ष्य है हमें किसानों की इनकम को डबल करना है। इस लक्ष्य को हम अचीव कर सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट करके। इसका यह भी फ़ायदा होता है, फार्मर्स को बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस होता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी अगर आप नहीं दोगे तो दूसरे देश आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को इंपोर्ट करेंगे नहीं ना। वो क्यों इंपोर्ट करेंगे? नेक्स्ट, अगर देखो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बूस्ट होता है तो ज़्यादा अवेयरनेस आती है फार्मर्स में कि दूसरे देश के लोगों की डिमांड क्या है, वो कैसी कमोडिटीज़ चाहते हैं, तो उसके आधार पर वैल्यू एडिशन भी हो सकता है, जैसे पैकेजिंग, ब्रांडिंग इत्यादि। मतलब कहने का यही है, अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारा बूस्ट होता है तो इसके काफ़ी सारे फायदे होते हैं। इसके बाद राइटर अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देते हैं कैसे हम हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकते हैं। इनका पहला सजेशन ये है, हमें क्वालिटी पर फोकस करना होगा। हमारे देश में देखो काफ़ी सारी एजेंसीज हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, प्लांट एंड एनिमल क्वारंटाइन, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, FSSAI और सबसे लास्ट में BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इन सब को कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना होगा ताकि पूरी जो फूड सप्लाई चेन है इसमें क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जैसे यूरोपियन यूनियन ने हमारे बासमती राइस पर बैन लगा दिया, आरोप लगाया इसमें ट्राइसाइक्लाजोल की मात्रा देखने को मिलती है। ये एक फंगीसाइड है।
मतलब ये आरोप लगाया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि हमारे बासमती राइस में क्वालिटी नहीं है, ट्राइसाइक्लाजोल की मात्रा है। उन्होंने बासमती राइस के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। इवन श्रिम्प्स जो एक्सपोर्ट करते हैं हम यूरोपियन यूनियन को, इसकी भी बार बार इंस्पेक्शन की जाती है। आरोप लगता है कई बार एंटीबायोटिक्स की मात्रा इसमें ज़्यादा मिलती है। वैसे एक बार अल्फेंजो मैंगो के इंपोर्ट पर भी यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया था क्वालिटी इश्यूज़ के कारण। तो कहने का मतलब यही है, ये हमारी काफ़ी सारी जो एजेंसीज़ हैं इनको कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना होगा ताकि पूरी फूड सप्लाई चेन में क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। दूसरा सजेशन, हमारी देखो एग्रीकल्चर संबंधित जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ या फिर स्कीम्स हैं उनको इस प्रकार से अलाइन करना होगा कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आई हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, इन टेक्नोलॉजीज़ को आने वाले समय में एग्रीकल्चर में इंटीग्रेट किया जा सके। मतलब इन टेक्नोलॉजीज़ की सहायता से एग्रीकल्चर की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट, हमारी देखो एग्रीकल्चर जो पॉलिसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये WTO की पॉलिसीज़ के हिसाब से होनी चाहिए, WTO कंपैटिबल होनी चाहिए, ताकि विभिन्न देश ये ना बोलें कि आपकी एग्रीकल्चर जो पॉलिसीज़ हैं वो WTO के नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं, हम आपसे इंपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक्स मतलब कितना आसानी से, कितना कम कीमत के साथ, कितनी एफिशिएंसी के साथ आप कमोडिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज पाते हो। देखो डेवलप कंट्रीज़ की जो कंपनीज होती हैं उनको लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अच्छा मिलता है, वो इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, काफ़ी एफिशिएंसी के साथ कम कीमत पर वो एक्सपोर्ट कर पाते हैं, उनके पोर्ट्स पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमें अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करना हो, कीमत भी ज़्यादा लगती है और कई बार बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता। मतलब जैसे हम फिशेस को या फिर श्रिम्प्स को भेज रहे हैं तो शिप्स में स्टोर करने की फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये सब लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ हैं, हमें इन्हें एड्रेस करना होगा ताकि हमारी जो कंपनीज़ हैं वो भी कॉम्पिटिटिव हों, दूसरे देशों की कंपनीज़ का मुकाबला कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बार देखो हमें नेगोशिएट करना होता है दूसरे देशों के साथ। फॉर एग्जांपल हमें नेगोशिएट करना है यूके के साथ कि भाई आप अपनी मार्केट को ओपन कर लीजिए हमारे अल्फेंजो मैंगो के लिए। तो यूके कोई कंडीशन रख देता है कि आप भी अपनी मार्केट को ओपन कीजिए हमारी किसी कमोडिटी के लिए, हमारे किसी फ्रूट के लिए। तो इस प्रकार से क्विड प्रो ट्रांजैक्शन हो सकती है। बट देखो दिक्कत ये आती है, हमारी ये जो बॉडीज़ हैं जैसे द मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनको सिर्फ इतना पता होता है कि हमें नेगोशिएट करना है दूसरे देशों के साथ उनकी मार्केट को एक्सेस करने के लिए। लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि दूसरे देश किन प्रोडक्ट्स के संदर्भ में इंडिया की मार्केट को एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये जो बॉडीज़ है ना, फिर उस सिचुएशन में नहीं काम कर पाती कि एक हाथ दे एक हाथ ले। मतलब आमतौर पे ऐसी जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, आप अपनी मार्केट को इस प्रोडक्ट के लिए ओपन कर दीजिए हमारी, और बदले में हम हमारी मार्केट को आपके इस प्रोडक्ट के लिए ओपन कर देंगे। इस प्रकार की ट्रांजैक्शन तभी होगी ना जब इन बॉडीज को पता होगा कि दूसरे देश क्या डिमांड कर रहे हैं। ये तो पता होता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। तो आर्टिकल में ये सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप एक ही बॉडी बना दो ना, जैसे यूएसए में, रशिया में है, एक ही बॉडी अपनी भी मार्केट एक्सेस को देखती है और दूसरे देशों की मार्केट एक्सेस के लिए भी नेगोशिएट करती हैं। तो वो बॉडीज ज़्यादा बेहतर ढंग से नेगोशिएट कर पाती हैं। और काफ़ी बार तो देखो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या करती है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल टेक्निकली रॉन्ग हो सकता है बट आप एसेंस को समझिएगा। जैसे इंडिया यूके के साथ नेगोशिएट करता है, यूके को बोलता है कि भैया कश्मीर के इशू पर आप हमारा साथ दे दीजिए, बदले में हम हमारी मार्केट को ओपन कर देंगे आपके प्रोडक्ट्स के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या फिर 2-3 प्रोडक्ट्स के लिए। राइटर कहते हैं देखो फॉरेन पॉलिसी संबंधित इश्यूज के संदर्भ में हमें हमारी मार्केट एक्सेस को नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। हमें अगर हमारी मार्केट ओपन करनी है किसी देश के प्रोडक्ट के लिए तो बदले में हम उससे मांग करें कि आप भी अपनी मार्केट को ओपन कीजिए हमारे किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। ये होना चाहिए। और वैसे भी देखो हमारी मार्केट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं।
हमें इसका फायदा उठाना चाहिए दूसरे देशों के साथ नेगोशिएट करने के लिए, उनकी मार्केट की एक्सेस को डिमांड करने के लिए। नेक्स्ट सजेशन, हमें देखो एग्रेसिवली हमारे कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना होगा। यह रणनीति देखो श्रीलंका के द्वारा और कुछ दूसरे देशों के द्वारा अपनाई गई। जैसे श्रीलंका ने अपनी चाय का बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया यूरोपियन मार्केट्स में और दूसरी जगह पे, और इसका फ़ायदा उन्हें हुआ। हमें भी इसी प्रकार से हमारे कई जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी एग्रेसिव ब्रांडिंग करनी होगी, और हमें थोड़ी सी रिसर्च भी करनी होगी। जैसे मान लीजिए हमारे देश में दार्जिलिंग की जो चाय है वो थोड़ी सी अलग है उस चाय से जो यूरोपियन मार्केट्स में पसंद की जाती है, तो हम कुछ एरिया में उसी प्रकार की चाय उगा सकते हैं जो यूरोपियन मार्केट्स में पसंद की जाती हैं। यानी टेस्ट को उसी प्रकार से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ताकि यूरोपियन मार्केट्स में हमारी चाय ज़्यादा बिके। इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च चाहिए, थोड़ी सी मार्केटिंग चाहिए, ब्रांडिंग भी चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो वैसे तो अभी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, लेकिन 2019-20 में हमारे देश में रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुई है। हमारे देश में एग्रो क्लाइमेट कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा वेरी करती हैं, मतलब अलग अलग कमोडिटीज़ हम उगा सकते हैं, उपजाऊ भूमि काफ़ी ज़्यादा है, हमारे पास पोटेंशियल है वर्ल्ड का फूड बास्केट बनने का। तो हमें इन सब रिफॉर्म्स पे काम करना होगा। इससे हमारे किसानों को भी बहुत फ़ायदा होगा। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, हमारा वो लक्ष्य अचीव हो सकेगा जिसमें हमने डिसाइड किया है। हमें हमारे किसानों की इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।